Dear students, today we are going to start a new lesson of our civics part, that is judiciary. Judiciary है, इसको हम एक तरह से organ of the government कह सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट organ जो होता है वो आपका legislature है, सेकंड एग्जीक्यूटिव है और थर्ड है judiciary, that is the third organ of the government. In this lesson we are going to discuss what is the role of the judiciary, and you can say that what are the functions of judiciary, what is the structure of courts in India. According to book, a glance at the newspaper provide you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. कहता है कि हमारे देश में जो न्यूज़पेपर हैं उनकी जो झलक है वो हमें ये दिखाती हैं कि कोर्ट्स हैं उनके क्या काम हैं, वो क्या काम करते हैं। बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दीज कोर्ट्स, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमें इन कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों होती है। एज यू हैव रीड इन यूनिट 2 इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ, जैसा कि हमने यूनिट 2 में ये पढ़ा है कि हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन है। व्हाट this mean is that laws apply equally to all persons, that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. कहता है हमारे देश में कानून है वो सभी व्यक्तियों पे समान रूप से लागू होते हैं, और हमारे यहाँ कहता है कि यदि कानून का उल्लंघन होता है तो एक फिक्स प्रोसीजर है, उसके तहत जो एक्शन है वो लिया जाता है। To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. इसके लिए कहता है कि हमारे देश में एक जुडिशियल सिस्टम है, एक चेन ऑफ कोर्ट्स है, यानी कोर्ट्स की एक श्रृंखला है। यदि कोई कानून तोड़ा जाता है तो कोई सिटीजन है वो इस तरह से कोर्ट्स में अपील कर सकता है। As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. कहता है कि सरकार के एक अंग के रूप में जो आपकी जुडिशरी है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में, इंडिया के लोकतंत्र को सही तरह से चलाने में। इट कैन प्लेज दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट। कहता है कि यह है इस तरह का रोल इसलिए अदा करती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, एक तरह से आज़ाद है पूरी तरह से। कहता है कि व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन, कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है। इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट इन यूर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली। कहता है कि क्या आपके यहाँ जो सरकार है उसमें या जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उनमें कोई कनेक्शन है। इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में कहता है कि आपको इन्हीं प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सबसे पहले, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी, यानी आपकी जो न्यायपालिका है जुडिशरी है उसकी क्या भूमिका है, उसके कौन से काम है। कहता है कोर्ट टेक डिसीजंस ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, की बड़ी तादाद में जो मुद्दे हैं कोर्ट उन पे फैसले लेते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट, वो ये फैसला करते हैं कि कोई भी जो अध्यापक है वो किसी बच्चे की पिटाई नहीं कर सकता। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स, और कहता है कई सारे राज्यों के बीच में नदियों का जो पानी है, रिवर वाटर्स है, उसकी शेयरिंग यानी उसका बंटवारा भी वो करते हैं। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स, या किसी कहता है कि एक विशेष अपराध के लिए वो लोगों को दंडित भी कर सकते हैं, उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। इस तरह से कहता है कि हम जुडिशरी का जो काम है उसको इन 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डिस्प्यूट रेसोल्यूशन। डिस्प्यूट रेसोल्यूशन का मतलब होता है
विवादों या जो झगड़े होते हैं उनका निपटारा, उनका समाधान। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स between citizens and the government, between two state governments and between the center and the state governments। कहता है कि आपका जुडिशियल सिस्टम है वो एक इस तरह का मैकेनिज्म, एक इस तरह की व्यवस्था बनाता है जिसमें कि नागरिकों के बीच के झगड़े होते हैं उनको निपटाता है। इसके अलावा सिटीजन्स और जो गवर्नमेंट है उनके बीच के झगड़ों को निपटाता है। जो टू स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और इसके अलावा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उसका भी सॉल्यूशन ये करता है। नेक्स्ट वन है आपका जुडिशियल रिव्यू कि एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का कहता है कि एक तरह से एज ए गार्जियन ये काम करता है, उसको इंटरप्ट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। द जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर ए वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारी पार्लियामेंट यदि कोई ऐसा कानून बना देती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं, मूल ढांचे के खिलाफ हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो कोर्ट ऐसे जो लॉज हैं उनको रिजेक्ट कर सकता है। दिस इज़ कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एज ए फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी हैज़ पावर टू रिजेक्ट ए लॉ दैट इज़ मेड बाय पार्लियामेंट that is the violation of the basic structure of the constitution, or you can say that is not according to the provisions of the constitution। इससे नेक्स्ट फिर आता है आपका अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कानूनों को लागू करना और फंडामेंटल राइट्स है एक तरह से उनको प्रोटेक्ट करना, उनको एनफोर्स करना, लागू करना। कहता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। कहता है कि हमारे देश का हर नागरिक सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट्स में जा सकता है यदि उसको ये लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 7th बुक, कहता है उदाहरण के लिए आपने क्लास 7th की बुक में ये पढ़ा है, You read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse, became several hospitals refused to admit him। आपने कहता है कि 7th क्लास में लास्ट ईयर ये पढ़ा है कि हकीम शेख जो एक एग्रीकल्चरल लेबरर यानी एक खेती करने वाला मज़दूर था जो कि एक चलती हुई ट्रेन से गिर गया और वो घायल हो गया। उसके बाद उसकी कंडीशन है वो ख़राब होती चली गई क्योंकि अनेक जो हॉस्पिटल्स थे उन्होंने उसको एडमिट करने से मना कर दिया। ऑन हियरिंग दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। ये कहता है कि इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 21 है जिसमें हर सिटीजन को राइट टू लाइफ प्रोवाइड किया गया है यानी जीवन का अधिकार है, उसमें आपका राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। कहता है कि इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपेंशन फॉर द लॉस सफर्ड as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patient during an emergency। तो कहता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी ये आदेश दिया था, एक निर्देश दिया था कि वो ये जो उसका नुकसान हुआ है उसके लिए उसको कंपेंशन यानी मुआवजा दे, हर्जाना दे और एक जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की उनकी जो व्यवस्था है ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट मरीजों के इलाज की ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, एक एमरजेंसी के दौरान उसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी कोर्ट को प्रोवाइड करवाए।
इसमें था आपका पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996, ये इस केस को नाम दिया गया था। इसके बाद फिर अगर हम आगे बात करें तो अगला आपका आता है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, की एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, एक स्वतंत्र जो न्यायपालिका है वो क्या है। कहता है कि इमेजाइन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। कहता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करें जिसमें कि एक जो शक्तिशाली जो पॉलिटिशियन है, राजनेता है, उसने आपकी ज़मीन है उसको हड़प लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस। और यदि इस सिस्टम में कहता है कि जो पॉलिटिशियन यानी राजनेता है वो किसी भी जज को अपॉइंट या उसको डिसमिस करने की पावर रखता है उसके पद से। व्हेन यू टेक दिस केस टू द कोर्ट, और जब आप इस केस को कहता है कोर्ट में ले जाते हैं तो द जज इज़ क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। तो सीधी सी बात है कि जो आपका जज है वो कहता है कि उस पॉलिटिशियन यानी उस राजनेता का पक्ष लेगा। The control that the political holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision। इस तरह से कहता है कि पॉलिटिशियन का जज पे जो कंट्रोल है उसकी वजह से जज है वो आपका एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र फैसला नहीं ले पाएगा। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। और इस तरह से कहता है कि जो स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की जो आज़ादी ना होने की वजह से जो जज है वो सारे फैसले कहता है उस पॉलिटिशियन के फेवर में ही लेगा। ऑल्दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। यद्यपि कहता है कि हमने अक्सर ये सुना है कि इंडिया में जो पावरफुल पीपल हैं वो लगातार कहता है जुडिशियल प्रोसेस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह की सिचुएशन से हमें प्रोटेक्ट भी करता है और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो हमें प्रोवाइड करता है। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी यानी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित करता है। आगे बताता है कि वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक जो पक्ष है इस आज़ादी का वो आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स है यानी शक्तियों को अलग किया गया है। दिस एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट इज़ द की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपने ये पढ़ा है कि ये प्रोविज़न है सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर है यानी मुख्य विशेषता है। What this means here is that the other branches of government, the legislature, the executive cannot interfere in the work of the judiciary। इसका मतलब ये है कि जो अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट हैं या अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, जैसे लेजिस्लेचर विधान पालिका है या एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है जो कानूनों को लागू करती है, वो कहता है कि जुडिशरी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जो कोर्ट हैं वो कहता है सरकार के अधीन नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से काम करते हैं। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल इट इज़ ऑल्सो crucial that all judges in high courts as well as the Supreme Court are appointed by very little interference from these other branches of government। कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में सेकंड प्रोविज़न आपका ये आता है कि आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें कहता है कि अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का बहुत कम इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप होता है। Once appointed to his office, it is also very difficult to remove a judge।
कि एक बार नियुक्त करने के बाद में किसी भी जो जज है उसको पद से हटाना है, वो एक टिपिकल प्रोसेस है, एक कठिन काम है। It is the independence of the judiciary that allow the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive। कहता है कि हमारी न्यायपालिका की ये आज़ादी है, ये कहता है कि कोर्ट्स को अलाउ करती है, अनुमति देती है कि वो एक सेंट्रल रोल प्ले करे और ये इंश्योर करे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, गलत प्रयोग ना करें। It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated। और ये कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, उसमें भी इसका एक क्रूशियल यानी इम्पोर्टेंट रोल है कि कोई भी सिटीजन है वो कहता है कोर्ट्स में अप्रोच कर सकता है यदि वो ये समझे कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे हैव बीन वायलेटेड, कि उनका उल्लंघन हुआ है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कहता है कि कोर्ट्स का क्या स्ट्रक्चर है, यानी जो कोर्ट हैं वो किस तरह से काम करते हैं। कहता है कि देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री, कि हमारे कंट्री में 3 अलग अलग लेवल की कोर्ट हैं। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल वाइल देयर इज़ ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। कहता है कि लोअर लेवल पे, नीचे स्तर पे तो कई सारे कोर्ट हैं, लेकिन यदि हाईएस्ट पोजीशन की हम बात करें तो हमारे इंडिया में एक ही है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। कहता है द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अधिकतर कोर्ट्स में कहता है जिसमें लोग जाते हैं उनको सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहा जाता है। These are usually at the district or tehsil level or in the towns and they hear many kinds of cases। ये कहता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे होते हैं या टाउन्स में होते हैं और कई तरह के केसेस की ये सुनवाई करते हैं। Each state is divided into districts that are presided over by a district judge। हर जो स्टेट है उनको कहता है कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर डिस्ट्रिक्ट को जो प्रेजाइड करता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। हर स्टेट में कहता है कि लगभग हर स्टेट में इंडिया में एक हाई कोर्ट है। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स 24 है इंडिया में। कहता है कि जो कि किसी भी स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है। एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एंड इज़ प्रेजाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कहता है कि इसको जो चीफ जस्टिस है इंडिया का वो प्रेजाइड करता है, उसकी अध्यक्षता में ये जो कोर्ट है वो काम करता है। कहता है कि द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है वो सारे डिसीजन उन पे एक तरह से जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको बाइंड करते हैं, उन पे लागू होते हैं। कहता है कि आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। कि क्या ये आपके डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहता है यस दे आर, हाँ ऐसा ही है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीनिंग दैट द डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। कि हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड यानी जो जुड़ी हुई जुडिशियल सिस्टम है, उसका मतलब है कि जो भी हायर कोर्ट्स आपके डिसीजन लेते हैं वो लोअर कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं, उनके ऊपर बाइंडिंग है वो। Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India। कहता है कि दूसरा तरीका इस इंटीग्रेशन को जो समझने का है वो आपका अपीलिएट सिस्टम है जो इंडिया में है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि ए पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट। कि कोई भी व्यक्ति है वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है
if they believe that the judgment passed by the lower court is not just, यदि वो समझते हैं कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सही नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, तो वो कहता है कि हायर कोर्ट्स में अपील करने के लिए फ्री हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलिएट सिस्टम बाय ट्रैकिंग ए केस। आओ अब हम एक केस के माध्यम से ये समझते हैं कि अपीलिएट सिस्टम आपका क्या है। और ये केस है आपका स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985। और ये केस आपका है वो दिल्ली स्टेट या दिल्ली प्रशासन और वर्सेस लक्ष्मण कुमार और अदर्स का है 1985 का। फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस के द्वारा हम इस अपीलिएट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 years old सुधा गोयल and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families। कहता है कि 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी एक 20 साल की जो सुधा गोयल है उसके साथ हुई, जो कहता है दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे लक्ष्मण कुमार के जो ब्रदर्स यानी उसके भाई और उनके फैमिलीज़ के साथ। ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। कहता है कि 2 दिसंबर 1980 को सुधा है उसकी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है जलने की वजह से। हर फैमिली फाइल्ड ए केस इन द कोर्ट, उसके परिवार ने कहता है कि कोर्ट में एक जो मामला है वो दाखिल कर दिया, एक केस फाइल कर दिया। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट 4 of her neighbors were called in as witnesses। कहता है जब ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई तो उनके 4 जो पड़ोसी थे उनको एज ए विटनेसेस यानी गवाह के रूप में बुलाया गया। दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 1, उन्होंने ये बयान दिया कि 1 दिसंबर की नाइट को दे हैड हर्ड सुधाज स्क्रीम एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण's फ्लैट, कि उन्होंने 1 दिसंबर को सुधा की जो चीखें हैं वो सुनी और ज़बरदस्ती वो लक्ष्मण के फ्लैट में घुसे। दे शो सुधा स्टैंडिंग विद हर सारी इन फ्लेम्स, वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा है वो आग की लपटों से घिरी हुई थी, यानी उसकी जो साड़ी है उसमें आग लगी हुई थी। दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय wrapping सुधा इन ए गनी बैग एंड ए ब्लैंकेट, एक कंबल और एक बोरे की सहायता से उन्होंने कहता है कि उस आग को बुझाने का प्रयास किया। सुधा टोल्ड देम, सुधा ने उनको बताया दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड पोर्ड केरोसिन ऑयल ऑन हर, उसने बताया कि उसकी जो सास है शकुंतला उसने उसके ऊपर केरोसिन तेल है वो डाल दिया। एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर, और उसके पति लक्ष्मण ने उसको आग लगा दी। ड्यूरिंग द ट्रायल, इस सुनवाई के दौरान मेंबर्स ऑफ सुधाज फैमिली, सुधा के जो परिवार के सदस्य थे, हैड ए नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन-लॉज एंड दैट दे वर डिमांडिंग मोर कैश, ए स्कूटर एंड ए फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। सुधा के जो पड़ोसी थे और उसके फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने ये बयान दिया कि सुधा है उसको टॉर्चर किया गया, यातनाएं दी गई उसके जो भी रिश्तेदार थे उनके द्वारा, और वो लोग हैं वो कहता है कि ज़्यादा कैश, एक स्कूटर और फ्रिज की मांग कर रहे थे पहले बच्चे के जन्म पे। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, कहता है कि उनके बचाव पक्ष में लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट, लक्ष्मण और उसकी माँ ने ये बयान दिया दैट सुधाज सारी हैज़ एक्सीडेंटली कट फायर वाइल शी वाज हीटिंग मिल्क। उन्होंने ये कहा कि भाई दुर्घटनावश सुधा की जो साड़ी है उसमें आग लग गई जब वो दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस, कहता है कि ये जो एविडेंस, ये जो सबूत था और दूसरे जो सबूत थे उनके बेस पे द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्रा एंड sentences all 3 of them to death।
लोअर कोर्ट का ये फैसला था कि भाई लक्ष्मण, उसकी जो मदर है शकुंतला और उसका ब्रदर इन लॉ है सुभाष चंद्र, उन सबको जेल भेजा जाए एंड ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ, और इन तीनों को मौत की सज़ा उस कोर्ट ने सुनवाई। इन नवंबर 1983 में द थ्री एक्यूज्ड वेंट टू द हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। कहता है ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नवंबर 1983 में ये थ्री एक्यूज जो थे, तीनों अभियुक्त जो थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट गए। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स, हाई कोर्ट ने कहता है सभी लॉयर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स, जो तर्क हैं, उनकी सुनवाई करने के बाद में डिसाइडेड, ये फैसला किया दैट सुधा हैज़ डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर कोज्ड बाय द केरोसिन स्टोव, कि सुधा की मौत है वो कहता है कि एक दुर्घटना में हुई जो कि केरोसिन स्टोव से उसकी कहता है साड़ी है उसमें आग लगी। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वॉज एक्विटेड। जो लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र है उनको रिहा कर दिया गया। एक्विटेड का मतलब होता है टू रिलीज, यानी एक तरह से रिहा कर देना, छोड़ देना। यू मे रिमेंबर दैट द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक। आपको ये याद होगा कि एक फ़ोटो ऐसे जो था वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास 7th की बुक में, यू रीड अबाउट हाउ इन द 1980s वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट टोरी डेथ, कि किस तरह से महिलाओं का जो समूह है उन्होंने जो दहेज हत्याएं हैं इनके खिलाफ एक आंदोलन है वो शुरू किया था। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केस टू जस्टिस। उन्होंने कहता है कि इस बात का विरोध किया कि कोर्ट्स हैं वो ऐसे मामलों में न्याय करने में असफल रहे हैं। द अबोव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन। ऊपर कहता है जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उससे महिलाओं को काफ़ी समस्या हुई। एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड फाइल्ड ए सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने कहता है कि एक सेपरेट अपील कर दी हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। कहता है थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉयर हैं उनके माध्यम से। इन 1985 में द सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। कहता है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। लक्ष्मण और उसके 2 फैमिली मेंबर्स की जो रिहाई की गई थी, उनको रिलीज़ किया गया था इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहता है वकीलों की जो तर्क हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो सुने। एंड रीच्ड ए डिसीजन, और वो एक इस फैसले पर पहुंचा दैट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट, जो कि उसका डिसीजन है वो हाई कोर्ट से अलग था। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी। उन्होंने कहता है लक्ष्मण और उसकी माँ को दोषी पाया, बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष। लेकिन कहता है नाते में जो उसका भाई था सुभाष, उसको कहता है उन्होंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, रिहा कर दिया। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हैव एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उनके उस सुभाष चंद्र के खिलाफ कहता है कि एनफ एविडेंसेस यानी पर्याप्त सबूत हैं वो नहीं थे। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि जो अभियुक्त हैं उनको आजीवन कारावास, यानी जो हम यूँ कह सकते हैं कि उम्र कैद की सज़ा है वो सुनाई। इसके बाद आता है आपका व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम, कि आपके इस लीगल सिस्टम की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी हैं। कहता है द अबोव केस ऑफ द डोरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज कंसिडर्ड ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इट इज़ ए वॉयलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। कि हमने ये जो डोरी डेथ का जो मामला पढ़ा है, ये कहता है कि क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी यानी समाज के खिलाफ एक अपराध इसको करार दिया गया और ये क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन था। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ
कहता है कि इस क्रिमिनल लॉ के अतिरिक्त द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉज केसेज। लीगल सिस्टम है आपका वो सिविल लॉ के जो केसेज हैं उनको भी डील करता है। यू रीड इन चैप्टर 4 ऑफ हाउ ए न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। आपने पढ़ा है कि 2006 में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून पास किया गया था। नीचे की टेबल दी गई है, इसको हम कहता है कि पढ़ के उसकी अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड द सिविल लॉ, कि क्रिमिनल और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।